गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 9 चैप्टर 1 ऑपरेशन मैनेजमेंट का एमसीक्यू करेंगे। 10 एमसीक्यू है इसमें, ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला एमसीक्यू, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नॉन एज टेस्ट। इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सिंपल सा है, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का दो ऑब्जेक्टिव है, द मोस्ट इंपोर्टेंट दो ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि कस्टमर सर्विस या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और दूसरा है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। कस्टमर सर्विस मतलब कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही दाम में देना और अच्छा क्वालिटी में देना। समझ में आया? तो मेन क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो मेरा प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली बिक्री बढ़ जाएगा। दूसरा है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेस मतलब मेरे पास जो लेबर है, मेरे पास जो मशीन है, उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना। तो समझ में आया? ऑपरेशन मैनेजमेंट का दो ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर सर्विस या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दूसरा है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। तीसरा है देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, द डिजायर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इज। पूछ रहा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए कस्टमर सर्विस कहीं भी नहीं दिया है, दूसरा है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो सी नंबर पॉइंट में दिया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो आप आंसर सी लिखेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो क्वेश्चन नंबर 2 ही है मार्क फिरा के। क्वेश्चन नंबर 4, the product layout involve the arrangement of machine in one line depending upon the days of operation. Obviously sequence of operation, ऑपरेशन का सीक्वेंस पे डिपेंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ्टन प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या करता है? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाता है। सिंपल सा लॉजिक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ्टन प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 6, 7, 8 ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा चीज है। जनरली द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन में साइज ऑफ द ऑर्डर, जो ऑर्डर का साइज है वो हमेशा छोटा रहता है, याद रखिएगा। लेकिन प्रोडक्ट का जो वैरायटी होता है वो बड़ा होता है, ये याद रखना आपको। जो प्रोडक्शन में प्रोडक्ट का ऑर्डर का साइज छोटा होता है और प्रोडक्ट का वैरायटी जो है वो लार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जनरली द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन इज स्मॉल। छोटा साइज का ऑर्डर होता है। ठीक है, ये डिटेल में मैं बड़ा क्लास में कराया हूं, ये एमसीक्यू है इसलिए इतना ही समझा रहा हूं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी दैट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग इन जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन में प्रोडक्ट का वैरायटी क्या होगा? लार्ज वैरायटी ऑफ, बहुत वैरायटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है जॉब प्रोडक्शन में। लेकिन जो ऑर्डर साइज है, ऑर्डर साइज छोटा होता है प्रोडक्ट का जॉब प्रोडक्शन में, बस इतना याद रखिएगा। लेकिन मास प्रोडक्शन में याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट का वैरायटी है वो छोटा हो जाता है। फ्यू वैरायटी इन लार्ज वॉल्यूम होता है, छोटा वैरायटी होता है लेकिन वॉल्यूम उसका ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी दैट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग इन मास प्रोडक्शन इज फ्यू वैरायटी इन लार्ज वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 9, most important benefit to the consumer for efficient production system is he get increased huge value in the product. सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू और फॉल्स है, is break even analysis is a management tool? yes, break even analysis एक मैनेजमेंट टूल है, आंसर होगा यस। ठीक है, जो मेरे मेंबरशिप वाले बच्चे हैं उनको इसका सीट उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 9 ओएम एंड एसएम में चैप्टर 2 ऑपरेशंस प्लानिंग का एमसीक्यू करा रहे हैं। ओएम एंड एसएम का सारा चैप्टर का एमसीक्यू चैप्टर वाइज होगा और हर एक चैप्टर का मैं डिटेल समरी भी कराऊंगा क्लास में। ठीक है, देखिए डायरेक्टली एमसीक्यू में आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है,
द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट इज नॉन एज। याद रखिएगा, फ्यूचर को एसेस करना या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना या फ्यूचर को एस्टिमेट करने को फोरकास्टिंग बोलते हैं। द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर इज नोन एज फोरकास्टिंग। बस इतना याद रखना, फ्यूचर को आप एसेस करेंगे उसको फोरकास्ट बोलते हैं। फोरकास्ट मतलब कि फ्यूचर में मेरा कंपनी इतना यूनिट बनाएगा। वो चीज कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा, पास में कितना यूनिट बिका उसको बेसिस करके फ्यूचर को अपने फोरकास्ट करते हैं। और फ्यूचर को एसेस करना, एस्टिमेट करना, प्रिडिक्ट करने को ही फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फोरकास्टिंग के बारे में 2 लाइन सुनिए। फोरकास्टिंग क्या होता है? अपने फ्यूचर को एसेस करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज आईटीसी बोल के कंपनी जो हर साल आज के दिन 2020 में सपोज वो 1 करोड़ मैगी का पैकेट बनाता है। 2019 में वो 80 लाख पैकेट बनाया था, 2018 में वो 70 लाख सपोज पैकेट बनाया था। अब 2021 में उसको कितना बनाना है, उसको एसेस करना है। तो क्या करेगा? फ्यूचर का डाटा को देखेगा कि 2020 में इतना बना, 2019 में कितना डिमांड बढ़ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ रहा है उसका प्रोडक्ट का। तो जितना % डिमांड बढ़ेगा उसके बेसिस में उतना % ज्यादा मैगी वो बनाएगा। समझ में आया? तो क्योंकि कस्टमर का डिमांड फुलफिल होगा उससे, तो उसी को बोलते हैं फोरकास्ट करना, कि फ्यूचर में कितना मेरा कितना यूनिट हमको रिक्वायर्ड होगा, उसको फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जनरली फोरकास्ट 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद। फॉर ए मार्केटिंग मैनेजर द सेल्स फोरकास्ट इज क्या? देखिए, मार्केटिंग मैनेजर के लिए सेल्स फोरकास्ट क्या होगा? कि फ्यूचर में मेरा इतना यूनिट बिकेगा, यही होगा। तो देखिए, एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स ऑन ए फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर में मेरा इतना यूनिट बिकेगा, वही मेरा मार्केटिंग मैनेजर के हिसाब से सेल्स फोरकास्ट है। The time horizon selected for forecasting depend upon, टाइम हॉरिजन जो है फोरकास्टिंग का क्या चीज पे डिपेंड करता है? किस चीज के लिए हम फोरकास्ट कर रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करता है। पर्पज फॉर विच फोरकास्ट इज मेड। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या चीज है? एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर, प्रिडिक्ट द फ्यूचर, एस्टिमेट द फ्यूचर इज नॉन एज फोरकास्टिंग। ठीक है, फॉर मार्केटिंग मैनेजर सेल्स फोरकास्ट क्या होगा? फ्यूचर में इतना यूनिट मेरा बिकेगा, कितना यूनिट बिकेगा वही चीज, एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स ऑन फ्यूचर पीरियड। ठीक है, द टाइम हॉरिजन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड अपॉन, किस चीज के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। पर्पज फॉर विच फोरकास्ट इज मेड। देखिए, अब लॉन्ग रेंज, अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ 3 प्रकार की फोरकास्टिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग एंड मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। ठीक है, देखिए शॉर्ट रेंज में क्या होता है? 1 वीक से 2 महीना तक का जो फोरकास्ट होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। मिडिल टर्म फोरकास्टिंग मतलब 3 महीना से 1 साल तक, और अबव 1 ईयर को बोलते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में क्या होगा? रिसर्च वगैरह कंपनी कोई कर रहा है, ठीक है, वो सब लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में चल जाएगा। कंपनी को मैन पावर का कितना रिक्वायरमेंट है, वो सब लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का पार्ट है। कैपेसिटी एडजस्टमेंट सब मिडिल टर्म है, और उसके अलावा यदि वर्कलोड कितना होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होगा, सब शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है। अपने डिटेल में देखते हैं आगे। देखिए, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सालों साल चलते रहता है, तो लॉजिकली आपको समझ में आएगा कि ये लॉन्ग रेंज का पार्ट है। ठीक है, द रेंज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग पीरियड में बी अप्रोक्सीमेटली, देखिए रूल के हिसाब से बोलता है अबव 1 ईयर होगा तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया रहेगा 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ एंड अबव 5 ईयर। देखिए, अबव 1 ईयर नहीं दिया होगा, 1 ईयर दिया होगा, और अबव 1 ईयर नहीं दिया है, उसकी जगह अबव 5 ईयर लिखा होगा, तो आपको 5 ईयर सिलेक्ट करना है। तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग अबव 1 ईयर है या अबव 5 ईयर है, ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है टू प्लान फॉर फ्यूचर मेन पावर रिक्वायरमेंट। फ्यूचर मेन पावर रिक्वायरमेंट अभी बताए थे लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग का पार्ट है। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, ठीक है, फ्यूचर में कितना आदमी का रिक्वायरमेंट होगा, ये 1 साल से ज्यादा का एनालिसिस है, इसीलिए लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग है।
मीडियम रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग क्या चीज के लिए यूजफुल है? टू प्लान फॉर कैपेसिटी एडजस्टमेंट के लिए। आगे देखिए, इन जनरल मीडियम रेंज फोरकास्टिंग पीरियड विल बी अप्रोक्सीमेटली। देखिए मीडियम रेंज क्या होता है? 3 महीना से 1 साल तक का जितना पीरियड होगा सारा कवर है। 3 महीना से 4 महीना दिया होगा तो भी होगा, 3 महीना से 6 महीना दिया तो भी होगा, 3 महीना से 9 महीना होगा तो भी होगा, और 3 महीना से 1 साल तक का पीरियड। तो ऑप्शन में देखिएगा 3 महीना से 1 साल के बीच 3 महीना से 6 महीना का ही दिया है, बाकी सब 3 महीना से कम का दिया होगा या 1 साल से ज्यादा का दिया होगा। तो मीडियम रेंज में ये याद रखना है 3 महीना से 1 साल के अंदर का है, तो 3 महीना से 6 महीना का यहाँ पर होगा। टू डिसाइड वर्कलोड फॉर मेन एंड मशीन, ये वर्कलोड फॉर मेन एंड मशीन क्या बताते हैं? शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज यूज्ड। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए क्या होगा? शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज यूज। वर्कलोड फॉर मेन एंड मशीन, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ये सब याद रखना, एक एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फोरकास्टिंग प्रोडक्शन इज अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन। ऑब्वियसली कितना कैपेसिटी मशीन का है उस पर डिपेंड करता है फोरकास्टिंग प्रोडक्शन। जितना कैपेसिटी होगा मशीन का, अवेलेबल कैपेसिटी, आज के दिन जो कैपेसिटी है मशीन का, उसके बेसिस में ही हम उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड कर पाएंगे। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा लेआउट क्या है? प्रोसेस लेआउट। याद रखिएगा, जॉब प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोसेस लेआउट। याद रखिएगा। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शंस, कंटिन्यूअस प्रोडक्शंस के लिए क्या है? लाइन लेआउट। जॉब प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस लेआउट, कंटिन्यूअस प्रोडक्शंस के लिए लाइन लेआउट। और वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल, लाइन लेआउट का एक एग्जांपल क्या है? सीमेंट। बस ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, दो लाइन सुनिए। लेआउट मतलब क्या है? प्लानिंग करना, उस काम का प्लानिंग करना, ठीक है। कब किसका रिक्वायरमेंट होगा उसका प्लानिंग करना। तो बोलता है देखिए, मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन कितना, माने कितना एम्प्लॉय को हम जॉब देंगे नहीं देंगे, कितना लेबर को जॉब देंगे नहीं देंगे, ये सब क्या है? जब प्रोसेस का लेआउट होता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस करेगा कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, जब प्रोसेस का जब एनालिसिस किया जाएगा, लेआउट बनाया जाएगा, तभी हम उस चीज का बना लेंगे कि मेरा जॉब प्रोडक्शन का लेआउट क्या हो। तो एकदम लॉजिकली सोचिए, जॉब प्रोडक्शंस के लिए क्या है? प्रोसेस लेआउट। बस कंटिन्यूअस प्रोडक्शंस के लिए क्या है? लाइन लेआउट। बस इतना याद रखना, इसका डिटेल क्लास में आपको बाकी सब समझ में आएगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल फॉर लाइन लेआउट का एग्जांपल क्या है? सीमेंट। बस टू इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट आर टू बी डन बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो इंपॉर्टेंट काम करता है, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। शेड्यूल कर देता है कि कब कब मेरा प्रोडक्शन होगा उसका शेड्यूल बना लेता है, और लोडिंग कब कब मेरा माल रॉ मटेरियल वगैरह लोड होगा उसका कर लेगा। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। याद रखिएगा। फिक्सिंग द फ्लो लाइन ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन इज नोन एज रूटिंग। जो ये तो सिंपल सा चीज है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक्ट माने दिया जा रहा है, प्रोडक्शन का डॉक्यूमेंट दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही, उसको बोलते हैं डिस्पैच। डिस्पैच हो रहा है, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जा रहा है, इस चीज को बोलते हैं डिस्पैच। डिस्पैच हो रहा है, माल डॉक्यूमेंट डिस्पैच हो रहा है, सिंपल सा चीज। अब देखिए नेक्स्ट, द एक्टिविटी of specifying when to start the job and when to end the job is known as scheduling. कब जॉब स्टार्ट होगा, कब जॉब खत्म होगा, उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को शेड्यूलिंग बोला जाता है। कब जॉब स्टार्ट होगा, कब जॉब एंड किया जाएगा, उस एक्टिविटी को जो आइडेंटिफाई करता है वो द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइंग, वो एक्टिविटी जो बताता है कि कब जॉब को स्टार्ट करना है, कब जॉब को खत्म करना, उस एक्टिविटी को शेड्यूलिंग बोलते हैं। शेड्यूल करना, टाइम देना, टाइम मैनेजमेंट करना उसका। अब आगे देखिए, शेड्यूलिंग के ऊपर दो क्वेश्चन और। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, व्हेन प्रोडक्शन एक्टिविटी आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड
ऑन ए टाइम स्केल इज नोन एज शेड्यूलिंग। जब भी टाइम स्केल का बात आएगा आपको समझ जाइए कि शेड्यूलिंग का बात कर रहा है, शेड्यूल करना। शेड्यूलिंग सोर्स, शेड्यूलिंग क्या बताता है, विच रिसोर्सेस शुड डू विच जॉब एंड व्हेन, कौन सा रिसोर्सेस कौन सा काम करेगा एंड कब करेगा वो बताता है, सीधा सा बात है। शेड्यूलिंग डील विथ फिक्सिंग अप स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम्स ऑफ ईच ऑपरेशन इन डूइंग ए जॉब। फिक्सिंग करता है स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम ईच जॉब का। तो टाइम से रिलेटेड कुछ भी आया शेड्यूलिंग, ये समझ लीजिए। शेड्यूलिंग का सिंपल सा मतलब है कब जॉब स्टार्ट होगा, कब जॉब एंड होगा, उस एक्टिविटी को बोलते हैं बस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। One of the important basic objective of inventory management is, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आज की जिन जो कैपिटल एफिशिएंसी है मेरा कंपनी को, उसको प्रॉपर यूज करना, जिसके कारण मेरा मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए। कंपनी का कैपिटल को अच्छा से यूज करना जिससे मेरा मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए। टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल एफिशिएंसी सो एज टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट। बस the best way of improving the productivity of capital is to be increased through effectively material management। एक तो प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट के कारण आप प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। कैपिटल का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक तो माने एफिशिएंट मटेरियल मैनेजमेंट के कारण, याद रखिएगा। एमआरपी क्या होता है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये पता है। JIT क्या होता है? जस्ट इन टाइम प्रोडक्शंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग द प्रोडक्शन प्लानर हैज टू डिसाइड द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। ठीक है, सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, the quantities for which the planner has to prepare production plan are known as planning quantity standards। याद देखिए, the quantity for which the planner has to prepare production plan, मतलब उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं जिसके लिए प्लानर प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज है। द डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू शो प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड and production plan is known as planning specifications। ठीक है, in solving a problem on LOB the number of workstation required is given by number of workstation। कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। ये प्रैक्टिकल सम कराएंगे हम अलग से क्लास में, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। total standard time divided by cycle time into number of workstation into 100 is known as line efficiency। ये प्रैक्टिकल सम में आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग। CMA इंटर पेपर 9 MCQ करेंगे आज टॉपिक 3 का। टॉपिक का नाम है डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम का MCQ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 10-15 MCQ है, ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, सुनिए और समझ लीजिए MCQ को। ठीक है, पहला क्वेश्चन MCQ में आ रहे हैं, देखिए। यूज ऑफ एनी प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म ए सेट ऑफ इनपुट एलिमेंट इनटू ए सेट ऑफ आउटपुट एलिमेंट। क्या बोल रहा है समझिए। किसी प्रोसेस को यूज करके इनपुट एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आउटपुट एलिमेंट में। इनपुट एलिमेंट से आउटपुट एलिमेंट हम बना रहे हैं किसी प्रोसेस को यूज करके या किसी प्रोसीड्यूर को यूज करके इनपुट एलिमेंट से आउटपुट एलिमेंट बना रहे हैं, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा, 2 वर्ड याद रखिएगा, यहाँ ट्रांसफॉर्म है, कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन होगा तो आंसर अलग हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म वर्ड यूज है, याद रखिएगा। हम इनपुट एलिमेंट से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आउटपुट एलिमेंट, और प्रोसेस यूज कर रहे हैं या कोई प्रोसीड्यूर यूज कर रहे हैं, तब उसको बोलेंगे प्रोडक्शन। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी
और प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल। याद रखिए, किसी रॉ मटेरियल में हम टेक्नोलॉजी को यूज करके उसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं या किसी प्रोसेस को यूज करके रॉ मटेरियल का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जो नया प्रोडक्ट बनेगा उससे, उस रॉ मटेरियल से जो नया प्रोडक्ट बनेगा, उसी प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। इसको भी प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या चीज है, देखिए, किसी रॉ मटेरियल में हम कोई नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी लगा के उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं या कोई प्रोसेस यूज करके उस रॉ मटेरियल का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। टू एड यूज वैल्यू इज नोन एज प्रोडक्शन, उसको बोलेंगे प्रोडक्शन। सिंपल सा चीज। पहला में क्या है कि इनपुट एलिमेंट से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इनपुट एलिमेंट से एक प्रोसेस यूज करके हम आउटपुट एलिमेंट बना रहे हैं, कोई प्रोसेस को यूज करके या कोई प्रोसीजर को यूज करके, तो उसको प्रोडक्शन बोलेंगे। कोई रॉ मटेरियल में कोई टेक्नोलॉजी यूज करके उसका वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं या कोई रॉ मटेरियल में कोई प्रोसेस यूज करके उसका वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं, उसको भी प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर का पढ़ेंगे तो उसको डिटेल सब आपको समझ में आएगा। अभी एमसीक्यू है इसीलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सिस्टम एंड प्रोजेक्ट सिस्टम। वर्ड देखिए, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट है। यार देखिए, the difference between product system and project system is, in product system the machinery and equipment are fixed, and in project system they are not fixed. याद रखिएगा, प्रोडक्ट सिस्टम में मशीनरी एंड इक्विपमेंट एसेट आपका फिक्स है और प्रोजेक्ट सिस्टम में एसेट आपका फिक्स नहीं है। बस इतना याद रखिएगा। प्रोडक्ट में एसेट फिक्स है, मतलब मशीनरी एंड इक्विपमेंट फिक्स रहता है। प्रोजेक्ट में मशीनरी एंड इक्विपमेंट फिक्स नहीं रहता है। द फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग इज, देखिए, जब आप प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि माल बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि फैक्ट्री कहाँ लगेगा। तो फैक्ट्री प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग। ओके, इन प्रोसेस प्लानिंग वी प्लान। प्रोसेस प्लानिंग में हम क्या चीज का प्लान करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में मटेरियल कैसे जाएगा वो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। इन प्रोसेस प्लानिंग में हम फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में मेरा मटेरियल कैसे जाएगा वही चीज का प्लान करते हैं हम प्रोसेस प्लानिंग में। याद रखिएगा, इन प्रोसेस प्लानिंग वी प्लान the flow of material in each department. Question number 6. In operational planning, the planner plan each operation to be done at work center and the sequence of operation. प्लानर का एक ही काम है, इन ऑपरेशनल प्लानिंग में हम यही प्लान करते हैं कि मेरा जो भी ऑपरेशन है मेरा वर्क सेंटर में हो, और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कैसे ऑपरेशन होगा उसका सीक्वेंस को प्लान करेंगे। बस दो ही चीज प्लानिंग करते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग में। याद रखिएगा कि मेरा जो ऑपरेशन है वर्क सेंटर में हो, और जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन माने ऑपरेशन करने का जो सीक्वेंस होगा, किसके बाद क्या ऑपरेशन होना चाहिए, किसके बाद क्या काम होना चाहिए, उसी का प्लानिंग करते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग में। क्वेश्चन नंबर 7। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इन मार्केट रिसर्च। जब प्रोडक्शन साइकिल हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम मार्केट में रिसर्च करेंगे कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज मार्केट रिसर्च। वेराइटी रिडक्शन इज जनरली नॉन एज। वेराइटी रिडक्शन मतलब क्या, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत वेराइटी का, लेकिन हम उसको कम करना चाहते हैं, मतलब हम उसको सिंपल करना चाहते हैं। वेराइटी में बहुत लार्ज प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन हम इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो कम करके हम सिंपल वे में काम करना चाहते हैं। तो सिंपल वे में करना चाहते हैं उसको, तभी उसको सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे। तो वेराइटी रिडक्शन इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। Preferred number are used to determine the number of variety that are to be manufactured. जो नंबर ऑफ वैरायटी को जानने के लिए कि कितना वैरायटी हम मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रीफर्ड नंबर उसी लिए यूज होता है। याद रखिए, प्रीफर्ड नंबर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैरायटी दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर। कितना वैरायटी, हम कितना प्रकार का वैरायटी मैन्युफैक्चर करेंगे, उसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए प्रीफर्ड नंबर हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुत अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा।
In production by disintegrations the material undergoes. प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मतलब हम छोटा छोटा पार्ट में प्रोडक्शन करेंगे। तो छोटा छोटा पार्ट में जब आप प्रोडक्शन करेंगे तब मटेरियल में क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है मटेरियल का चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, जो डिसइंटीग्रेशन में जब प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन होगा तो मटेरियल में चेंजेस हो जाएगा, चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। याद रखिएगा, डिसइंटीग्रेशन में मटेरियल का फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, बस इतना याद रखिएगा। और इन प्रोडक्शन बाय सर्विस, जब प्रोडक्शन बाय सर्विस होगा द प्रोडक्ट अंडरगोज द चेंजेस इन केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा, जब प्रोडक्शन बाय सर्विस में प्रोडक्शन बाय सर्विस में किसका चेंजेस हो रहा है, प्रोडक्ट का केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। याद रखिएगा, प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन बाय सर्विस होगा तब प्रोडक्ट का चेंज होगा, प्रोडक्ट का क्या चेंज होगा, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा। लेकिन प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन में मटेरियल में चेंजेस आ रहा है और प्रोडक्शन बाय सर्विस में प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहा है, वो याद रखिएगा। और मटेरियल जो है, मटेरियल में क्या चेंज आ रहा है, प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन में केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल का चेंज हो रहा है। लेकिन प्रोडक्शन बाय सर्विस में प्रोडक्ट का केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज प्रोसेस स्ट्रेटजी। प्रोसेस स्ट्रेटजी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोसेस सिलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेस इनपुट इनको, मतलब उस प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे जो रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर देगा इनपुट से आउटपुट में। याद रखिएगा, उस प्रोसेस को सिलेक्शन करना, प्रोसेस स्ट्रेटजी मतलब उस प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे जो रिसोर्सेस, इनपुट रिसोर्सेस को आउटपुट रिसोर्सेस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। बस नेम 3 प्रोसेस स्ट्रेटजी, 3 प्रोसेस स्ट्रेटजी का नाम है, याद रखिएगा। प्रोसेस फोकस, रेपिटेटिव फोकस एंड प्रोडक्ट प्रोसेस। बस इतना याद रखिए, इसमें डिटेल क्लास में मैं आगे बताएंगे। एक तो मिसिंग फिल इन द ब्लैंक में 2 का नाम दे देगा, 1 का नाम नहीं देगा, एकदम गारंटेड ऐसा क्वेश्चन आता है। प्रोडक्ट डिजाइन इज कनेक्टेड विद, एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डिजाइन क्या चीज से कनेक्टेड है। ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर टू अचीव द प्रोजेक्ट, टू अचीव द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। सिंपल सा है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कौन कौन सा सीक्वेंस हमको चाहिए उसका चाहिए। ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर चाहिए टू अचीव द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। इतना क्वेश्चन देखिएगा। थैंक यू। गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 9 टॉपिक है हम लोग का ओएम एंड एसएम में टॉपिक 4 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। आज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का एमसीक्यू कराऊंगा। 30-35 जितना भी एमसीक्यू है 10-15 मिनट की क्लास होगी, ध्यान से सुनिएगा, सारा एमसीक्यू याद हो जाएगा। ये एमसीक्यू कराने से पहले हो सके तो मेरा चैप्टर 4 का जो क्लास है उसको देख लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और यदि मेरा क्लासेस सबको चाहिए तो मेरे चैनल को जाके जस्ट ज्वाइन कर लीजिए, लेवल 2 में आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। डायरेक्टली एमसीक्यू में आ रहे, ध्यान से सुनिएगा, एक एमसीक्यू सुन लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से डायरेक्टली, और सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। In an organization, the production planning and control department comes under, बोलना चाहता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। बस इन जॉब प्रोडक्शन सिस्टम वी नीड, जॉब प्रोडक्शन सिस्टम में हमको क्या चाहिए, स्किल लेबर चाहिए, टैलेंटेड लेबर चाहिए, तभी तो प्रोडक्शन हम अच्छा से कर पाएंगे। तो इन जॉब प्रोडक्शन सिस्टम वी नीड स्किल लेबर, टैलेंटेड लेबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वी नीड, यदि हमको कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो क्या चीज चाहिए, दिमाग से लगाइए, क्या चाहिए कि हमको एक तो स्पेशल मशीन चाहिएगा, एक अच्छा मशीन चाहिए और एक समझदार लेबर चाहिए, तो मेरा प्रोडक्शन हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सिंपल सा बात है, इन कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वी नीड स्पेशल मशीन टूल्स, एक अच्छा मशीन टूल्स एंड हाईली स्किल्ड लेबर। एक स्किल लेबर, दो चीज होने से
हम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिए, खाली याद हो जाएगा। The act of going to production so to note down the progress of work and feedback the information is knowledge follow. फॉलो अप मतलब क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गए, देखिए क्या क्या काम हो रहा है, कस्टमर को सही तरीका से प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, फॉलो अप ले रहे हैं काम का, सिंपल सा चीज, ये आपको समझ में आता है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अनदर नेम इज मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। याद रखिएगा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, द साइकिल टाइम सिलेक्टेड इन बैलेंसिंग ए लाइन मस्ट बी, क्या है? मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन द हाईएस्ट टाइम एलिमेंट गिवन इन द प्रॉब्लम। तो साइकिल टाइम क्या होगा? ग्रेटर देन होगा हाईएस्ट टाइम एलिमेंट से, याद रखिएगा। साइकिल टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट टाइम एलिमेंट, बस इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, द लीड टाइम इज द टाइम, लीड टाइम क्या है? टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। टाइम बिटवीन, जो टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस कर दिया गया और जो रिसीव कर लिया गया मटेरियल, उसके बीच का टाइम, टाइम बिटवीन प्लेसिंग द मटेरियल, टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल इज नोन एज लीड टाइम। ठीक है, लीड टाइम मींस प्लेसिंग, डिफरेंस बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर टाइम एंड रिसीविंग द मटेरियल टाइम, बस। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा चीज है, खाली एक बार सुन लीजिए। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विद, सीधा सा बात है, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या चीज से डील्स करता है? What production facility is required and how these facilities should be laid out in space available। याद रखिए, मतलब व्हाट प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैसिलिटी चाहिए और वो फैसिलिटी कैसे मिलेगी, वही चीज प्रोडक्शन प्लानिंग में बताया जाता है। प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विद व्हाट प्रोडक्शन फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड एंड हाउ दिस फैसिलिटी शुड बी लेड आउट इन स्पेस अवेलेबल। याद रखिए, क्या फैसिलिटी चाहिए और वो फैसिलिटी जो आपके पास अवेलेबल स्पेस है वहां पर कैसे मिलेगी, यही चीज बताता है प्रोडक्शन प्लानिंग, बस। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग, एग्रीगेट प्लानिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट है क्या? जो भी आउटपुट है और जो सेल्स है वो यूनिट के बेसिस में एक्सप्रेस होता है। याद रखिए, both output and sales should be expressed in a logical overall unit of measurement। मतलब आउटपुट और सेल्स दोनों यूनिट में एक्सप्रेस होता है। एग्रीगेट प्लानिंग का ये एक रिक्वायरमेंट कि सेल्स और आउटपुट दोनों को आप यूनिट में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड इन मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड, दो ठो याद रखिए, दो मेथड यूज होता है, एक मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड में और एक मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई में। दो क्वेश्चन बनता है, तो देखिए, इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड इन मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड इज डिफरेंशियल प्राइस। डिफरेंशियल प्राइसिंग एक मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड का मेथड है। और इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड यूज टू मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई इज हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड बोलेगा डिफरेंशियल प्राइसिंग, और मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई बोलेगा तो हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय, जो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में। ये दो इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए, ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए डिटेल में चैप्टर समझना है तो मेरा क्लास देखना पड़ेगा, ये एमसीक्यू है, शॉर्ट में ही समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज, पहला स्टेज क्या है प्रोडक्शन कंट्रोल का? टिगरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड ऑब्जर्व द प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड द डेविएशन। मतलब टिगर करता है प्रोडक्शन ऑपरेशन को, उसके बाद ऑब्जर्व करता है कि क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद डेविएशन को रिकॉर्ड करता है। सिंपल सा चीज है, कुछ याद नहीं रहे। टिगर ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन में जो जो ऑपरेशन होता है उसको टिगर करता है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करता है, इतना याद रखना है। उसके बाद यदि कुछ उसको रिकॉर्ड करना है, कहाँ का गलती हुआ है, डेविएशन हुआ, उसको रिकॉर्ड भी करता है। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिलीज किया जा रहा है, इसको डिस्पैचिंग बोलते हैं। सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा चीज। प्रोडक्शन प्लानिंग इन द इंटरमीडिएट रेंज
इंटरमीडिएट रेंज में प्रोडक्शन प्लानिंग, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम इज फ्रॉम इच एग्रीगेट प्लानिंग। याद देखिए, यदि प्रोडक्शन प्लानिंग इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम होगा तो उसको एग्रीगेट प्लानिंग बोलेंगे। सिंपल सा चीज। मेथड स्टडी शुड प्रीसीड वर्क मेजरमेंट। यस, मेथड स्टडी वर्क मेजरमेंट से पहले आता है। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से सुनिए। ट्रू फॉल्स है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल से एक बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। मेरिट रेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मेरिट रेटिंग क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन को निकाला जाता है, जॉब इवैल्यूएशन में यूज किया जाता है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं निकाला जाता है। मेरिट रेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। फॉल्स। प्रोडक्शन प्लानिंग इज एन एसेंशियल फंक्शन इन अ फैक्ट्री। याद रखिए, प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, फैक्ट्री में माल ही नहीं बनेगा। तो ट्रू, एसेंशियल प्लानिंग है, ठीक है, फैक्ट्री का एक तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, सही है, ट्रू है। ट्रेनिंग बूस्ट एम्प्लॉय मॉरल, ट्रेनिंग के कारण एम्प्लॉय का मॉरल बूस्ट होता है, एकदम सही बात है, ट्रू। A good material handling system always consists of conveyors। False। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। Machines are purchased or replaced to test the production capacity। मशीन क्यों खरीदते हैं? कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा पाए, तो मशीन आर परचेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। सिंपल सा चीज। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से सुनिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। Days can be determined using the northwest corner rule, IBX, initial basic feasible solutions। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22। A days is an appliance which hold the work when it is machine। Fixture is an appliance। ठीक है। अब देखिए, एक तो फॉर्मूला दिया, टोटल स्टेशन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू 100 इज नॉन एज लाइन एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है। The most powerful and most popular method for solving linear programming। linear programming को solve करने का दो तरीका होता है, एक graphical method, एक simplex method, लेकिन सबसे powerful और सबसे popular simplex method। ठीक है। most suitable layout for continuous production। continuous production के लिए most suitable layout line layout। ठीक है। day system replace human being to read। सिंपल सा है, कौन सा सिस्टम ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करता है डाटा को रीड करने के लिए? आज के दिन बारकोड यूज होता है। आप जब भी शॉपिंग करते हैं बारकोड देखिएगा, यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखिएगा। द यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड ऑफ डेस प्रोवाइड ए सब्जेक्टिव फील्ड्स ऑफ द मार्केट। सेल्स फोरकास्टिंग। याद रखिए, the user expectation method of sales forecasting provide a subjective fields of the market। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से सुनिएगा। desk control is typically found where a particular bottleneck machine exists। याद रखिएगा, जब भी ये वर्ड आए bottleneck machine, bottleneck का सिचुएशन में कौन सा कंट्रोल यूज होता है? लोड कंट्रोल। याद रखिएगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लोड ऑन हैंड and the capacity of work center is known as loading। the study of relationship between the load on hand, आप सुनते ही loading method लिख दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है। the study of relationship between the load on hand and capacity of work center is known as loading। one of the aim of loading का main purpose क्या है? कि ideal time को कम करना, to keep operator ideal time और मटेरियल वेटिंग टाइम एंड एंसिलरी मशीन टाइम एट मिनिमम। मतलब ऑपरेटर का आइडियल टाइम या मशीन का आइडियल टाइम को मिनिमम ही करना लोडिंग का काम है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का 3 प्रिंसिपल है। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम ऑपरेशनल सीक्वेंस, या ऑप्टिमल लिख सकते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम ऑपरेशन सिचुएशन इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज अनलिमिटेड, कैन बी अप्लाई टू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का स्कोप अनलिमिटेड है, किसी भी टाइप का एक्टिविटी में अप्लाई किया जा सकता है। थैंक यू। सेम इंटू पेपर 9 चैप्टर 5 प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का एमसीक्यू कर रहे हैं।
इस एमसीक्यू को सुनने से पहले मेरा ये डिटेल क्लास इसका सुन लीजिएगा, क्लास का शॉर्ट समरी सुन लीजिएगा, तो इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू सुनेंगे तो आपका पूरा एमसीक्यू समझ में आएगा। फिर भी मैं अपने लेवल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आ रहे हैं क्लास। एमसीक्यू नंबर 1, ठीक है। Generally, in continuous production, the production is carried out. कंटिन्यूअस प्रोडक्शन क्या चीज के लिए होता है? स्टॉक बनाने के लिए होता है। माल बनेगा तभी तो बेचेंगे। तो सिंपल सा ये याद रखना है कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कैरिड आउट होता है, हम लोग करते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन स्टॉक एंड सप्लाई के लिए। बस कंटिन्यूअस प्रोडक्शन क्या चीज के लिए होता है? स्टॉक एंड सप्लाई के लिए। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट इन इंटरमिटेंट प्रोडक्शन इज। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन मीन्स रुक रुक के प्रोडक्शन होना। यदि प्रोडक्शन रुक रुक के होगा तो इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सा है। यदि कंटिन्यू होता, बिना रुके होता, तो इन्वेंट्री कॉस्ट कम होता। लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट इन इंटरमिटेंट प्रोडक्शन इज हायर। याद रखना है, रुक रुक के हो रहा है तो हाई हो जाएगा। ठीक है। Question number 3. In general number of product variety that can be manufactured in flow production. याद रखिए, फ्लो प्रोडक्शन में एक बार में एक ही प्रोडक्ट, एक ही वैरायटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा। तो ओनली वन या वन ओनली याद रखिएगा। इन जनरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन वन वैरायटी बस याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन को शॉर्ट में रिवीजन करा रहे हैं। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन क्या चीज के लिए होता है? स्टॉक एंड सप्लाई के लिए। बस इतना याद रखना है। इन्वेंट्री कॉस्ट इंटरमिटेंट प्रोडक्शन हाई, बस हाई होगा, काम खत्म। तीसरा, फ्लो प्रोडक्शन में ओनली वन वैरायटी का प्रोडक्ट होता है, बस। क्वेश्चन नंबर 4, द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है तो याद रखिए, जब भी कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है उधर लो होगा, खर्चा सब चीज का कम होगा। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में क्या होगा? लोअर देन अदर सिस्टम। याद रखिएगा, कम होगा, लोअर देन अदर सिस्टम। बस रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग कॉम्प्लिकेटेड किस में होता है? बेच प्रोडक्शन में। बस द पेटेंट्स ऑफ इन ए फैक्ट्री शुड नियर। पेटेंट्स ऑफ किसके बगल में होता है? फाउंड्री के बगल में होता है। बस क्वेश्चन नंबर 7, एक रिकैप कराएंगे, फिर शॉर्ट में आपको सुनने में मजा आएगा। इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट वन हैज टू शो। क्या दिखाना पड़ता है? रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट में वर्क सेंटर को दिखाना पड़ता है। देखिए, एवरी वर्क सेंटर एंड द ऑपरेशन टू बी डन एट दैट वर्क सेंटर। वर्क सेंटर को दिखाएंगे और वर्क सेंटर में क्या काम हो रहा है वो दिखाना है। याद रखिएगा, इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट में क्या दिखाना है? वर्क सेंटर को दिखाना है, वर्क सेंटर का काम को दिखाना है। प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न विद। प्रोडक्शन कंट्रोल क्या चीज से कंसर्न करता है? असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस। प्लांट का परफॉर्मेंस को असेस करता है, तो पैसिव असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, when work center are used in optimal sequence to do the job. When work center are used in optimal sequence to do the job, we can minimize the setup time. ठीक है, अब देखिए मैं रिकैप करा रहा हूँ, कितना मजा आएगा सुनने में। देखिए, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन क्या चीज का होता है? स्टॉक एंड सप्लाई का। बस इन्वेंट्री कॉस्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में क्या होगा? हाई होगा। बस फ्लो प्रोडक्शन में वन वैरायटी का प्रोडक्ट बनता है। बस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में क्या होगा? लोअर होगा, काम खत्म। रूटिंग और शेड्यूल, जो रूटिंग है एंड शेड्यूलिंग कॉम्प्लिकेटेड किस में होता है? बेच प्रोडक्शन में होता है। पैटर्न ऑफ किसके बगल में होता है? फाउंड्री के बगल में होता है। इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट में क्या देखना है? वर्क सेंटर को देखना है और वर्क सेंटर का काम को देखना है। प्रोडक्शन कंट्रोल क्या चीज से कंसर्न करता है? पैसिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस। प्लांट का परफॉर्मेंस का असेसमेंट को देखता है प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 पे सुनिए, याद हो जाएगा। When work center are used in optimal sequence to do the job we can, या देखिए वर्क सेंटर यदि आप बार बार यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, सेटअप टाइम कम हो जाता है। तो मिनिमाइज द सेटअप टाइम, बस इतना ही बोलना चाहता है। अब देखिए ट्रू फॉल्स की तरफ आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ट्रू फॉल्स, ठीक है। इट इज डिजायरेबल टू कंडक्ट वर्क मेजरमेंट आफ्टर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के बाद वर्क मेजरमेंट करते, एकदम सही बोल रहा है, एकदम ट्रू, याद रखिए। मेथड स्टडी के बाद ही वर्क मेजरमेंट होता है। जॉब इवेल्युएशन इज यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट जॉब वर्थ। जॉब इवेल्युएशन जॉब रैंकिंग का, जो वेट के लिए होता है, जॉब वर्थ के लिए नहीं। तो आंसर होगा फॉल्स, याद रखिए। जॉब इवेल्युएशन जॉब वर्थ के लिए होता है, बोल रहे हैं, गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, incentive scheme is introduced by management with a view to reduce direct labor cost। incentive scheme लेबर को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कमाने के लिए नहीं, ठीक है, फॉल्स है। देखिए और एक क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कैन बी एट्रीब्यूट टू द एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो वर्क स्टडी के अंदर आता है, एकदम ट्रू। देखिए 4 पॉइंट बोले, 4 पॉइंट हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आपको समझ में मजा आएगा। वर्क मेजरमेंट मेथड स्टडी के बाद होता है, एकदम सही है, ट्रू। दूसरा बोलता है जॉब इवेल्युएशन जॉब वर्थ का निकालने के लिए होता है, गलत बात है। जॉब को रैंकिंग किया जाता है, उससे जॉब का वैल्यू नहीं निकलता है। इंसेंटिव स्कीम जो है रिड्यूस करता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बोल रहा है, ये गलत है, फॉल्स। और एक बोलता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है वो आपका फोकस करता है एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को या नया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को, एकदम ट्रू है। ये वर्क स्टडी में यही चीज लिखा हुआ है, ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज द नेचुरल रेट ऑफ वर्किंग ऑफ एन एवरेज ऑपरेटर विदाउट एनी फिनेंशियल मोटिवेशन, फॉल्स बात है, याद रखिए। ये बोलना चाहता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज द नेचुरल रेट ऑफ वर्किंग। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में नेचुरल रेट ऑफ वर्किंग मतलब नेचुरल तरीका से काम किया जाएगा तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आएगा, ऐसा नहीं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में एक एक्सपर्ट वर्कर एक स्टैंडर्ड तरीका से काम करेगा तभी आएगा। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज द नेचुरल रेट ऑफ वर्किंग ऑफ एन एवरेज ऑपरेटर विदाउट एनी फाइनेंशियल मोटिवेशन, गलत है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कभी भी नेचुरल रेट ऑफ वर्किंग में नहीं आता है, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड एक तो नेचुरल स्टैंडर्ड रेट ऑफ वर्किंग होता तो सही, नेचुरल रेट ऑफ वर्किंग में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अलाउंसेस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, पावर अवेलेबल नहीं है, पावर फेलियर हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ए मशीन्स आर प्रोवाइडेड फॉर इन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर एन ऑपरेशन। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ऑपरेशन में प्रोवाइडेड होता है, बोलता नहीं दिया जाता। चीज को समझिए क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सा चीज है, देखिए है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। जब आप स्टैंडर्ड टाइम निकाल रहे हैं तो उसमें मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है या पावर फेलियर हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है मशीन, वो कंसीडर किया जाएगा, उससे माइनस किया जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम में कंसीडर किया जाएगा। ये गलत, फॉल्स है, कंसीडर नहीं किया जाएगा। अलाउंसेस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, पावर फेलियर और ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी आर प्रोवाइडेड फॉर द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर करते समय ये सब चीज को बोलता है, स्टैंडर्ड टाइम आप निकाल रहे तो ये सब चीज को कंसीडर किया जाएगा, नहीं कंसीडर किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये एबनॉर्मल चीज, यदि मशीन आपका ब्रेकडाउन हो जा रहा है, एक एबनॉर्मल आइटम, इसको आप स्टैंडर्ड टाइम में कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन कैरिंग आउट जॉब इवेल्युएशन स्टडी पॉइंट सिस्टम इज द, एकदम सही है। जब आप जॉब इवेल्युएशन करते हो, रैंकिंग देते हो तो पॉइंट सिस्टम दे रहे हो, सबको पॉइंट बेसिस में अलॉट कर रहे हो, तो जॉब इवेल्युएशन में पॉइंट मेथड इज द बेस्ट मेथड, याद रखिएगा। It is justified to consider the effect of working condition both in work measurement and job evaluation में working condition को consider किया जाता है, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 18, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी लीड्स टू रिट्रेचमेंट ऑफ वर्कफोर्स, रिट्रेचमेंट ऑफ वर्कफोर्स नहीं होता है, फॉल्स है। आज एक क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से सुनिएगा, ट्रू फॉल्स मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मेरा डिटेल क्लास में सब चीज सब एक्सप्लेन किया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 19 खाली ट्रू फॉल्स याद रखना है। इन व्यू ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वी वुड नॉट कंसंट्रेट ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी। बोलता टेक्नोलॉजी जैसा जैसा एडवांस हो रहा है हम लोग लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। गलत बात है, लेबर का भी प्रोडक्टिविटी को फोकस किया जा रहा है, उस एंगल को भी अपने देख रहे हैं, सारा चीज को देख कंसिडर किया जा रहा है। 200 process 200 process chart 200 process chart is the most suitable recording technique in electronic assembly industry। 200 process chart एक तो suitable recording technique नहीं है, याद रखिएगा बस। Do standard times allow for relaxation of the operator। याद रखिए क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। Do standard times allow for the relaxation of the operator। ऑपरेटर को रिलैक्स करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है। यस, हर फैक्ट्री में ऑपरेटर को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कराया है डिटेल क्लास में। इज ए लिफ्ट सेम एज ए इवेलेटर? यस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ध्यान से देखिएगा, 23 में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कल ध्यान से सुनिएगा एक बार, डिटेल यस ट्रू फॉल्स सबको जानना है, यस नो जानना है। इज द यूज ऑफ मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर कंपलसरी इन इंडिया? याद देखिए इंडिया में जो वेट और मेजर सामान आप लेते हैं तो वेट करके ही दिया जाता है, आंसर होगा यस। इज द यूज ऑफ मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स कंपलसरी इन इंडिया? यस कंपलसरी है इंडिया में, ठीक है। कैन द शेपिंग मशीन बी कंसिडर एज वर्सटाइल मशीन? शेपिंग मशीन को वर्सटाइल मशीन कंसीडर कर सकते हैं? नो, कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता। शेपिंग मशीन अलग है, वर्सटाइल मशीन टूल अलग होता है, याद देखिए। बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, 23 नंबर इंपॉर्टेंट। बोलता है इंडिया में वेट एंड मेजर सिस्टम कंपलसरी है? यस कंपलसरी है। शेपिंग मशीन को वर्सटाइल मशीन टूल कंसीडर कर सकते, कभी नहीं कर सकते। Question number 25. Does the Factory Act in India allow the employment of women in all industry? देखिए employment of women जो है ये अलग एक्ट बोलता है, फैक्ट्री एक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट इन इंडिया अलाउ नहीं करता है ये चीज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन ऑल इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में अलाउ भी नहीं करता है। जिस इंडस्ट्री में वुमेन सेफ है उसी इंडस्ट्री में फैक्ट्री एक्ट अलाउ करता है वुमेन को काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वुमेन में कोई प्रेग्नेंट वुमेन भी होती है, हर टाइप की वुमेन होती है, इसलिए सब चीज को कंसीडर करके फैक्ट्री एक्ट हर एस्टैब्लिशमेंट में, अनसेफ एस्टैब्लिशमेंट में अलाउ नहीं करता है। कोयला इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ खदान के नीचे काम होता है तो वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26. A special purpose machine tool perform only a limited number of specialized operation. Special purpose machine tool number of specialized operation ही करता है, true. Strikes and lockouts are controllable factor है, याद रखिए। स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स कभी भी कंट्रोलेबल फैक्टर नहीं, याद रखिएगा। यही लिख दीजिएगा फॉल्स, काम करता हूँ। अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग बोला, वही फॉल्स हो गया। इंसेंटिव आर सब्स्टिट्यूट फॉर लोअर वेजेस? इंसेंटिव कभी भी लोअर वेजेस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग डज नॉट कंसीडर अनसर्टेनिटीज, एकदम सही बात है, अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ध्यान से सुनिए, खाली फोकस सुनने में लगाइए। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रू फॉल्स है, ध्यान से सुनिएगा। डिपेंडिंग ऑन द नीड्स द मेंटेनेंस एक्टिविटी में बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। याद कि नीड के हिसाब से मेंटेनेंस एक्टिविटी सेंट्रलाइज भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है, एकदम सही है, ट्रू। वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल फॉर लाइन लेआउट का एग्जांपल है सीमेंट, एकदम ये पहले बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 32. द कार्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट टू बुक द लेबर को बुक करने के लिए कौन सा कार्ड होता है? जॉब कार्ड होता है, बस इतना याद रखिए। लेबर को बुक करने के लिए कौन सा कार्ड होता है? जॉब कार्ड होता है। कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव्ड, कॉस्ट रिडक्शन कैसे हम लोग पा सकते हैं? वैल्यू एनालिसिस करके। कॉस्ट रिडक्शन कैसे मिलेगा? वैल्यू एनालिसिस करके। एडिशन ऑफ वैल्यू टू रॉ मटेरियल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। रॉ मटेरियल का वैल्यू, एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, सिंपल सा चीज।
अब देखिए, टू इवेल्युएट द वर्क डन बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से इवेल्युएट करते हैं वर्क डन को, डेस इज डेराइव्ड, डाउन टाइम निकलता है, याद रखिएगा। जो इवेल्युएट करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या चीज इवेल्युएट करते हैं, डाउन टाइम को इवेल्युएट करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से सुनिएगा। ergonomics is another name human engineering, ह्यूमन इंजीनियरिंग को ergonomics बोलते हैं, ठीक है। वर्क स्टॉपेज जनरली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फॉल्स बात है, वर्क स्टॉपेज कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं करता। डेस इज द इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ए पर्टिकुलर आइटम एंड इट्स एक्चुअल रिसीव, जो दोनों के बीच का इंटरवल है, माने प्लेसिंग एन ऑर्डर और एक्चुअल रिसीव, उसको बोलते हैं लीड टाइम। दोनों का जो डिफरेंस का जो टाइम है, प्लेसिंग एन ऑर्डर और एक्चुअल रिसीव का, उस टाइम का डिफरेंस को लीड टाइम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोडक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल यूटिलिटी फॉर ए कंज्यूमर, सिंपल सा चीज। जी कंटेन ए डिवाइस फॉर गाइडिंग द टूल्स, सिंपल चीज है। देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच लेबर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी इम्प्रूव, एकदम ट्रू है। When demand does not exist in the market, we should start production incentive, false, गलत। Breakdown maintenance does not require use of standby machine. Breakdown maintenance does not require use of standby machine, false। ये मैंने पहले करा चुका हूँ 44। That is enough, इतना पढ़ लीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू सीएमए इंटर पेपर 9 ओएम एंड एसएम का, ठीक है। पेपर 9 ओएम एंड एसएम में एमसीक्यू करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चैप्टर 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। यदि मेरा एमसीक्यू आपको चाहिए चैप्टर वाइज ओएम एसएम का, तो मेरे चैनल में जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा एमसीक्यू मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बस एक रिक्वेस्ट है, यदि ये एमसीक्यू देखने से पहले ही मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक 15 मिनट का वीडियो है क्लास के ऊपर, पूरा डिटेल क्लास मैंने 10 से 15 मिनट में समझाया है। उसके बाद देखेंगे तो कंसेप्चुअली समझ में आएगा कि एक एक एमसीक्यू का आंसर ऐसा क्यों, ठीक है। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि प्रोजेक्ट मतलब तो आप जानते हैं, प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रोजेक्ट पे काम करता है। मैनेजमेंट मतलब यहाँ टाइम को डिनोट करता है कि प्रोजेक्ट का घुमा फिरा के टाइम का शेड्यूलिंग आप कैसे करेंगे। प्रोजेक्ट का जो टाइमिंग है, जो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक टाइमिंग होता है, उसके बारे में ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है, ठीक। अब डायरेक्टली मैं एमसीक्यू में आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एक एमसीक्यू। द मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट इज दिस, ठीक है। प्रोजेक्ट, देखिए प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग करना, प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट का टाइम सेट करना कि कितना टाइम में ये खत्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट अच्छी तरह से कितना टाइम में खत्म हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग करना। तो ये बोलता है कि कौन सा मेथड यूज करते हैं प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग के लिए। दो मेथड यूज होता है, पहला है पट एंड दूसरा है सीपीएम। बस मेथड यूज इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, याद रखिएगा, पट एंड सीपीएम। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का दो मेथड होता है, एक होता है पट, दूसरा होता है सीपीएम। बस उससे ज्यादा नहीं याद रखना है, डिटेल समझना है। मेरा डिटेल क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन का कौन सा एक जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रूट कार्ड याद रखना है। बस रूट कार्ड डिस्क्राइब करता है कि आपको कौन कौन सा डायरेक्शन में फॉलो करना है, क्या क्या प्रोसीड्यूर है, किस किस रूट में जाना है। तो प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, रूट कार्ड, बस उससे ज्यादा याद नहीं रखना। मेथड ऑफ शेड्यूलिंग, पट एंड सीपीएम, बस। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, रूट कार्ड, बस। आगे देखिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट यूज इन प्रोग्राम कंट्रोल इज GN चार्ट, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें जनरली एक ही प्रकार का चार्ट का क्वेश्चन आता है। कुछ याद नहीं रहे तो GN चार्ट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90% यही क्वेश्चन आता है चार्ट के ऊपर। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट यूज इन प्रोग्राम कंट्रोल, सिर्फ प्रोग्राम कंट्रोल में कौन सा चार्ट यूज होता है, GN चार्ट, बस इतना याद रखना। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने कराया है, मेथड ऑफ शेड्यूलिंग, पट एंड सीपीएम, बस। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, रूट कार्ड, बस इतना याद रखना।
प्रोग्राम कंट्रोल में कौन सा चार्ट यूज होता है? जेएंट चार्ट। बस। क्वेश्चन नंबर 4, the way in which we can assess the efficiency of the production plant. प्रोडक्शन प्लांट का एफिशिएंसी को मेजर करना है, तो लॉजिकली क्या करेंगे आप? यदि एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर देंगे तो प्रोडक्शन प्लांट का एफिशिएंसी मेजर हो जाएगा। प्रोडक्शन प्लांट का एफिशिएंसी कैसे मेजर होगा? एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने से। वही चीज लिखा हुआ है, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ टारगेट स्पेसिफाइड इन द स्पेसिफाइड प्रोग्राम। बस इतना याद रखिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, जेट चार्ट इज ए चार्ट यूज इन, जेट चार्ट क्या चीज में यूज होता है? प्रोग्राम कंट्रोल में। बस जेट चार्ट क्या चीज में यूज होता है? प्रोग्राम कंट्रोल, आगे नहीं। जेट चार्ट कैन बी यूज टू शो, क्या चीज एक्सप्रेस करता है जेट चार्ट? ठीक है, बोथ द प्लान एंड द परफॉर्मेंस एंड द डेविएशन फ्रॉम द प्लान। प्लान एंड परफॉर्मेंस दोनों चीज बताता है, और डेविएशन कितना हो रहा है प्लान के साथ वो भी बताता है। तो याद रखिएगा, प्लान एंड परफॉर्मेंस दोनों चीज को एक्सप्रेस करता है जेट चार्ट। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लॉजिकली इसका आंसर दे सकते हैं। कंप्यूटर आर यूज इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया। प्रोडक्शन कंट्रोल में किस एरिया में कंप्यूटर को यूज करते हैं? लोडिंग करते समय, शेड्यूलिंग करते समय एंड असाइनमेंट वर्क। मेजोरिटी ऑफ टास्क में कंप्यूटर यूज होता है। लोडिंग, शेड्यूलिंग, असाइनमेंट वर्क, ऑलमोस्ट सारा काम में कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, जेएंट चार्ट इज यूज फॉर डेज कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल। याद रखिए, सिंपल सा ये पहले भी बताया है, जेएंट चार्ट क्या चीज में यूज होता है? प्रोडक्शन कंट्रोल में। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। शेड्यूलिंग तो टाइम सीक्वेंस को एस्टैब्लिश करता है, सिंपल सा चीज है। शेड्यूलिंग मतलब क्या? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस को एस्टैब्लिश करना, सेट करना, उसी को बोलते हैं शेड्यूलिंग। टाइमिंग को सेट करने को ही शेड्यूलिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, arrangement of machinery depending on sequence of operations happen in product layout. प्रोडक्ट लेआउट का सिंपल सा मतलब ही होता है कि अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो सिंपल सा ये चीज याद रखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी डिपेंड ऑन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हैपन इन प्रोडक्ट लेआउट। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनिए। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक यूज फॉर डिटरमाइनिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या चीज निकालता है? प्रोडक्ट मिक्स। जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो समझ में आएगा, डिटेल क्लास देखेंगे तो समझ में आएगा। बस यहाँ याद रखना, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है क्या चीज निकालता है? प्रोडक्ट मिक्स। काम करता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चार्ट यूज इन प्रोग्राम कंट्रोल। प्रोग्राम कंट्रोल के लिए जेएंट चार्ट 500 बार बता दिया। ठीक है, जनरली दिस प्रोग्राम कंट्रोल याद करते, वर्ड सुनते जेएंट चार्ट लिख दीजिएगा आंसर, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, जनरली द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन में साइज ऑफ ऑर्डर छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, याद रखिएगा। जॉब प्रोडक्शन में साइज ऑफ ऑर्डर स्मॉल होता है, छोटा छोटा साइज ऑर्डर दिया जाता है। जब जॉब प्रोडक्शन का काम करते हैं, जॉब असाइनमेंट में काम लगाया जाता है, जॉब में दिया। जॉब प्रोडक्शन मतलब स्मॉल साइज वर्क, याद रखिएगा बस। डेज फोकस ऑन सच एरिया एज इन्वेंट्री गोल एंड वेजेस बजट। माने कौन सा शॉर्ट रेंज, जो छोटा छोटा रेंज का प्लानिंग है, उसका फोकस होता है कि इन्वेंट्री मेरा कम हो और खर्चा मेरा कम लगे। वेजेस बजट, बजट समझ में आया, बजट में हो, खर्चा कम हो और इन्वेंट्री भी मेरा कम बचे, मतलब खर्चा कम करने का बात कर रहा है। तो सिंपल सा, जब कम स्मॉल करने का बात हो रहा है तो स्मॉल रेंज प्लानिंग होगा या शॉर्ट रेंज प्लानिंग लिख दीजिए। खर्चा कम करने का बात हो रहा है मतलब स्मॉल रेंज प्लानिंग होगा, छोटा प्लानिंग होगा तो शॉर्ट रेंज प्लानिंग उसको लिख दीजिए। स्मॉल रेंज भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है। IBFC, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इज ऑप्टिमल and unique when all number in the days are non-negative. नेट इवेल्युएशन टोटल का जो नंबर है नॉन नेगेटिव आएगा तब IBFC ऑप्टिमल माना जाएगा। IBFC बेस्ट, अच्छा कब माना जाएगा? जब उसका जो रिजल्ट है, नेट इवेल्युएशन टेबल का जो नंबर है, नेट इवेल्युएशन टेबल नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होता, सारा पॉजिटिव होना चाहिए।
आईबीएफसी में याद रखिएगा जो नेट इवेल्युएशन टेबल जो है नॉन नेगेटिव होगा, तब उसको ऑप्टिमल और यूनिक माना जाएगा। ठीक है, जब आईबीएफसी का कैलकुलेशन करेंगे तो याद रखिएगा सारा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तभी उसको अच्छा माना जाएगा, बेस्ट सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से सुनिएगा। द इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीन इन ए स्ट्रेट लाइन लेआउट इज हायर देन इन्वेस्टमेंट इन फंक्शनल लेआउट। बोलना चाहता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्ट्रेट लाइन लेआउट जो मशीन में, इन स्ट्रेट लाइन लेआउट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन इन अ फंक्शनल लेआउट। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन लेआउट हमेशा हायर देन होता है फंक्शनल लेआउट से। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो आउटपुट है आपका मशीन का स्ट्रेट लाइन लेआउट का हायर होगा हमेशा। स्ट्रेट लेआउट, ये आपको कैसे याद रखना है, स्ट्रेट लाइन लेआउट ज्यादा होता है, हायर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू फंक्शनल लेआउट। बस in linear programming the word linear establish certain relationship among different variables। अलग अलग वेरिएबल्स होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, याद रखिएगा, जो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। इज एक्टिविटी सैम्पलिंग ए टेक्निक ऑफ जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन का एक्टिविटी सैम्पलिंग एक टेक्निक नहीं है, आंसर होगा नो। आगे देखिए ट्रू फॉल्स, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा सब चीज। फॉल्स से ध्यान से सुनिएगा आप खाली। देखिए लॉजिकली याद हो जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन। ऑब्वियसली यदि हम ज्यादा माल बनाएंगे तो मेरा कॉस्ट कम होगा प्रोडक्ट का। ऑब्वियसली लार्ज क्वांटिटी बनाएंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन इज ट्रू। प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज एज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज। यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गया है मतलब प्रोजेक्ट बड़ा हो गया है, ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सा चीज है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, काम करता है। ट्रू। व्हेन डिमांड डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट, बोलता है मार्केट में डिमांड खत्म हो गया प्रोडक्ट का, वी शुड स्टार्ट प्रोडक्शन इंसेंटिव्स। मतलब प्रोडक्शन, सोच ले हम प्रोडक्शन इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन करके करोगे क्या, गलत चीज है, फॉल्स है। वर्क स्टॉपेज जनरली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गलत बात है। यदि काम ही बंद हो गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। चीज को समझिए, ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाहता है, अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। बोल रहा है ये वर्क स्टॉपेज जनरली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यदि काम बंद हो गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, गलत बात है। यदि काम बंद हो गया तो मेरा मशीन ही खराब हो जाएगा, मशीन का कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा, मशीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। काम चलते रहेगा तो मशीन पे कम खर्चा लगेगा। तो वर्क स्टॉपेज जनरली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गलत बात है, फॉल्स है। नो हैंडलिंग इज द बेस्ट हैंडलिंग, सिंपल सी है, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से सुनिए। ऑपरेशंस प्रोसेस चार्ट इनकॉर्पोरेट्स ऑल 5 सिंबल्स। बोलता है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट पांचों सिंबल को बताता है, एकदम सही बात है। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट जब बनाएंगे आप प्रोसेस चार्ट ऑपरेशन का तो सारा चीज कवर होगा, सारा सिंबल्स तो कवर हो गए, एकदम ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 25, लॉजिकली समझिए। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट डील्स विथ लेआउट प्रॉब्लम, फॉल्स। लेआउट प्रॉब्लम को कभी चार्ट डिस्क्राइब नहीं करता है। तो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, कोई भी चार्ट हो, लेआउट प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करता है, फॉल्स होगा आंसर। पीस वेज सिस्टम इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर प्रॉपर सुपरविजन। पीस वेज सिस्टम कभी भी प्रॉपर माने सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है प्रॉपर सुपरविजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा लॉजिकली चीज है। 27, पर्सनल मैनेजर हैज नथिंग टू डू विथ प्रोडक्टिविटी। पर्सनल मैनेजर ही प्रोडक्टिविटी में काम नहीं करेगा तो कौन करेगा, इट इज ए जॉब ऑफ टेक्निकल पर्सनल, गलत बात है। पर्सनल मैनेजर का काम है प्रोडक्टिविटी में काम करने का, याद रखिएगा। प्रोडक्टिविटी का जिम्मेदारी पर्सनल मैनेजर का है, न टेक्निकल मैनेजर पर्सनल का, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर होगा फॉल्स।
रैंकिंग इज वन ऑफ द जॉब इवेल्यूशन टेक्निक, एकदम सही है, जॉब इवेल्यूशन टेक्निक है रैंकिंग। रिजल्ट अवेलेबल फ्रॉम वर्क सैम्पलिंग स्टडी इज नॉट 100% एक्यूरेट, याद रखिए 100% एक्यूरेट तो किसी का रिजल्ट नहीं होता है, तो वर्क सैम्पलिंग स्टडी का कैसे बोल सकते हैं, एकदम ट्रू है, ठीक है। रिजल्ट अवेलेबल फ्रॉम वर्क सैम्पलिंग स्टडी इज नॉट 100% एक्यूरेट, कभी भी 100% रिजल्ट किसी का नहीं आता, 99% समझ में आता है, 100% एक्यूरेट कैसे बोल रहा है, आंसर होगा ट्रू, क्योंकि ये बोल रहा है इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, एकदम सही बोल रहा है। एक्टिविटी सैम्पलिंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ जॉब इवेल्युएशन, एकदम सही, एक्टिविटी सैम्पलिंग जॉब इवेल्युएशन का टेक्निक नहीं है, एकदम ट्रू। A good plant layout is one of the factor in effective utilization of labor, याद रखिए, एक अच्छा लेआउट बनाएंगे तो लेबर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है, एकदम ट्रू बात है, सही है। इन जनरल लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज मोर यूजफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग में लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग ज्यादा यूज नहीं होता है, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग आप मीडियम रेंज फोरकास्टिंग उससे ज्यादा यूज होता है, तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग ज्यादा यूज होता है प्रोडक्शन प्लानिंग में, बोल रहा है गलत बात है, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग ज्यादा यूज होता है, ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग, सीएमए इंटर पेपर 9 एमसीक्यू करेंगे, टॉपिक नंबर 7 चैप्टर 7 का एमसीक्यू करेंगे, ओएम एंड एसएम में। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट, चैप्टर का नाम है मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स। देखिए जिस चैप्टर में जितना एमसीक्यू रेलेवेंट है उतना ही एमसीक्यू कराएंगे, और ये पूरा आपका स्कैनर बुक सबको एनालिसिस करके ये एमसीक्यू बनाया गया है, तो हर एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जिस टॉपिक में आपको 10 से 20 एमसीक्यू कराना है मैं 10 से 20 कराऊंगा, जिस टॉपिक में आपको 50 एमसीक्यू कराना है उसमें 50 कराऊंगा, तो मेरा एमसीक्यू का बेस जो है एग्जाम के पैटर्न पे बेसिस होता है, तो आप 100% जो चीज रेलिवेंट है वो चीज कराया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। मेंटेनेंस मीन्स, अब याद कैसे रहेगा, मेंटेनेंस का सिंपल सा मीनिंग है रिपेयर ऑफ द मशीन या रिपेयर एंड चेकिंग ऑफ द मशीन। याद रखिएगा मैं अपने स्कूटी का मेंटेनेंस करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं अपनी स्कूटी का रेगुलर रिपेयर करता हूँ या उसकी चेकिंग करता हूँ कि कोई पार्ट्स खराब हुआ है क्या नहीं। तो मेंटेनेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या है, रिपेयर कराना मशीन को चेकिंग करना रेगुलर बेसिस में कि कुछ खराब हुआ है या नहीं, उसको मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस मीन्स याद रखिएगा रिपेयर एंड चेकिंग ऑफ द मशीन, याद रखिएगा, सिंपल सा याद रखिएगा। मेंटेनेंस मतलब अपना मशीन मतलब स्कूटी का क्या चीज का बात कर रहा है, स्कूटी को रिपेयर कराने को ही मेंटेनेंस बोलते हैं, या स्कूटी का रिपेयरिंग एंड चेकिंग को मेंटेनेंस बोलते हैं। तो सिंपल सा मेंटेनेंस में याद रखिएगा रिपेयरिंग एंड चेकिंग ऑफ द मशीन। टाइप ऑफ मेंटेनेंस, 3 प्रकार का मेंटेनेंस होता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड रूटीन मेंटेनेंस। नाम से समझ में आता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब मेंटेन कब होगा, कब स्कूटी का ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कराएंगे, जब स्कूटी ब्रेक डाउन हो जाएगी, जब स्कूटी खराब हो जाएगी तब उसको रिपेयर कराने को, खराब होने के बाद रिपेयर हो रही है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। नाम में लिखा हुआ है ब्रेकडाउन, उसके बाद मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब फ्रीक्वेंटली बेसिस में हम कराते रहते हैं उसका मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव प्रिकॉशन ले रहे हैं, पहले से ही करा रहे हैं मेंटेनेंस, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस मतलब हर वीकली हम उसका मेंटेनेंस करा रहे हैं, पीरियडिकली उसका मेंटेनेंस करा रहे हैं, तो उसको रूटीन मेंटेनेंस बोलते हैं। सिंपली खाली 3 टाइप्स का याद रखिएगा, मैं जब इसकी समरी क्लास कराऊंगा उसमें डिटेल बता दूंगा। नेम ऑफ द मेंटेनेंस, क्वेश्चन टेक दिया, इफ मशीन इज रिपेयर आफ्टर ब्रेकडाउन, मशीन को हम स्कूटी को ब्रेकडाउन होने के बाद मेंटेन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन होने के बाद रिपेयर कर रहे हैं, नाम में छिपा हुआ है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 4, statistical analysis is used to determine the optimum policy of days maintenance। statistical analysis यूज हुआ है, वर्ड दिखेगा statistical analysis, तो याद होना चाहिए प्रिवेंटिव, स्टैटिस्टिकल डाटा यूज किया तो प्रिवेंशन लेने के लिए क्या किया है, तभी तो हम पुराना डाटा लेंगे, प्रिवेंशन कंसेप्ट को यूज करेंगे।
तो सिंपल सा याद रखिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वर्ड यूज हुआ है तो आपको याद रखना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पुराना डाटा को यूज क्यों करते हैं? प्रिवेंशन के लिए करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। फैक्टर कंपैरिजन इज ए मेथड ऑफ टेस्ट। फैक्टर कंपैरिजन मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो जो भी इवेल्युएट कर रहे हैं, कंपेयर मतलब इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करते किस मेथड में? जॉब इवेल्युएशन में। कौन कितना जॉब किया उसको रैंकिंग देके उसका इवेल्युएट किया जाता है कि कौन कितना बढ़िया जॉब किया, उस हिसाब से उसको बोनस वगैरह सैलरी वगैरह दिया जाता है। एक तो उसका इवेल्युएट करना, तो कंपैरिजन वर्ड यूज हुआ है, मतलब क्या? इवेल्युएट करना, याद रखिएगा। तो फैक्टर कंपैरिजन इज अ मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन। Taylor originate the idea of base relationship in an organization। याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, एक दूसरा का फंक्शन का रिलेशन होता है। तो टेलर ओरिजिनेट फंक्शनल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डेस कैनॉट बी डेलीगेटेड। याद रखिए, किस चीज को डेलीगेटेड नहीं किया जा सकता? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेटेड नहीं हो सकती, याद रखिएगा। तो याद रखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैनॉट बी डेलीगेटेड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, लॉजिकली आप लिखिएगा। व्हाच एंड व्हाट पर्सनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेस एस्पेक्ट इन अ फैक्ट्री। मतलब वॉच मतलब सोच लीजिए, वॉच पर्सनल मतलब वॉचमैन का क्या काम है? सिक्योरिटी का काम है। लॉजिकली वॉच पर्सनल का क्या काम है फैक्ट्री में, पूछ रहा है। वॉच पर्सनल का फैक्ट्री में वॉचमैन का काम है, मतलब सिक्योरिटी देने का काम है। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 9, जनरल पर्पस मशीनरी आर लेस प्रोन टू डेस ऑब्सोलेंस। मतलब जो जनरल पर्पस मशीनरी है वो लंबा पीरियड तक यूज होता है, जल्दी खराब नहीं होता है, उसको जल्दी हटाया नहीं जा सकता है। वही चीज बोलना चाह रहा है, आर लेस प्रोन टू ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब जल्दी खराब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनिएगा। वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एक्सपेडाइटिंग इज, एक्सपेडाइटिंग मतलब जल्दी करना, टू रिकॉर्ड द एक्चुअल प्रोडक्शन अगेंस्ट द शेड्यूल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन को शेड्यूल प्रोडक्शन के अगेंस्ट रिकॉर्ड कर देता है। एक्सपेडाइटिंग में, एक्सपेडाइटिंग का एक एक्टिविटी बताइए। एक्सपेडाइटिंग का यही एक एक्टिविटी एक्चुअल प्रोडक्शन को शेड्यूल प्रोडक्शन के अगेंस्ट रिकॉर्ड कर देता है। बस इतना जानिए। अब ट्रू फॉल्स में आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का 2 क्वेश्चन है, दोनों ध्यान से सुनिएगा। लॉजिकली बोलेंगे तो आंसर आपको आता है, सोचना है। सिंस ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज ए रैंडम फेनोमेना, ठीक है, it is impossible to do any work measurement in maintenance area। मेंटेनेंस एरिया में कोई वर्क मेजरमेंट नहीं हो सकता है, बोल रहा है ब्रेकडाउन के समय। एकदम हो सकता है, गलत बात है, फॉल्स, याद रखिएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू डू एनी वर्क मेजरमेंट इन मेंटेनेंस एरिया, ये इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज पॉसिबल टू डू वर्क मेजरमेंट इन मेंटेनेंस एरिया हो। Answer is false. Job evaluation does not help in performance rating, यही चीज गलत बात है। जॉब इवेल्युएशन हम परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए ही करते हैं, तो जॉब इवेल्युएशन हेल्प इन परफॉर्मेंस रेटिंग होगा, ये आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, जो मेरे मेंबरशिप वाले बच्चे हैं उनको जो नोट्स है उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।